नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं बेटा फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस। उससे पहले हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड कर चुके हैं। आज हम करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस। व्हाट इज द एंड्योरेंस? एंड्योरेंस क्या है? एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग, थकावट का जो सामना करने की योग्यता है, उसी को क्या कहा गया बेटा? आपका एंड्योरेंस कहा गया। ओके, अब हम एंड्योरेंस को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले एंड्योरेंस को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं उनमें है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी को समझने के लिए बेटा हम ये सारा डिस्कशन कर रहे हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले तो देखो बेटा, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी बॉडी जस्ट लाइक ए मशीन है। जिस प्रकार एक मशीन बिना फ्यूल के काम नहीं करती ना, उसी प्रकार हम भी बिना फ्यूल के काम नहीं कर सकते। और वो फ्यूल हमें एनर्जी देने का काम करता है, और वो फ्यूल हमारे लिए हमारा फूड है। तो सबसे पहले तो बेटा हम फूड लेते हैं, क्योंकि ये हमें क्या करता है? एनर्जी देता है। ठीक है, जो फूड हम लेते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो फूड हम लेते हैं वो स्टार्च की फॉर्म में लेते हैं। ये इसमें जैसे ये लॉन्ग चेन होती है, ठीक है, जो इसमें ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है, जो स्टार्च है उसमें ग्लूकोज की लॉन्ग चेन होती है, ये समझिए आप, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। फिर हम इसको, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारा पाचन तंत्र है, वो इसको क्या करता है? ये सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम हमें एनर्जी नहीं देता। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे जो फूड है जो हमने लिया है, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको ब्रेकअप कर देता है, ब्रेक करके सिंपल फॉर्म में कर देता है। मतलब ये हमारे फूड को, जैसे स्टार्च की लॉन्ग ग्लूकोज चेन थी, उसको सिंपल फूड में चेंज कर देता है। यहाँ पर ग्लूकोज जैसे सिंपल उसमें आ गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब क्या करता है बेटा? ये जो ग्लूकोज है ये हमारी सेल है, ठीक है, ये हमारी सेल क्या करती है? इस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में क्या करती है? एनर्जी को रिसीव कर लेती है। पर खाली ग्लूकोज से हमें एनर्जी नहीं मिलती। एनर्जी के लिए क्या चाहिए हमें? हमें एनर्जी हमारी सेल को तब मिलेगी जब उसको ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, अब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन कहाँ से आती है? यहाँ तक आपको पता चल गया कि ग्लूकोज हमारे फूड से आया। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रोसेस देखने के लिए इधर आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि सबसे पहले हम ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं, वो इनहेल कर सकते हैं, बाय माउथ भी करते हैं, नोज से भी करते हैं। तो पर मेन जो ऑर्गन है वो नोज है। ठीक है, हमने बाहर से क्या की? ऑक्सीजन इनहेल की, वो हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, लंग्स के थ्रू वो क्या जाएगी? रेड ब्लड सेल के पास जाएगी। अब जो ऑक्सीजन है, जब रेड ब्लड सेल के पास जाएगी, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में हमारे में हीमोग्लोबिन होता है, और जो रेड ब्लड सेल है, मतलब एक जो आयरन मॉलिक्यूल है या एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, वो 4 ऑक्सीजन एटम को अपने साथ कलेक्ट कर सकता है। तो देखो, ये आयरन के साथ ये 4 ऑक्सीजन एटम कलेक्ट हो गए। अब इसके साथ ये क्या आ जाएगी? ये भी आरबीसी भी यहाँ पर आता है, आपकी सेल के पास आ सकता है। मतलब ब्लड भी आ गया, ब्लड में ऑक्सीजन हमारी डिजोल्व है, और इधर से हमारे पास ग्लूकोज भी आ गया। जब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिल गए ना, तो जब ये रिएक्शन होगी तो एटीपी निकलेगा इस रिएक्शन में, और पाइरूवेट बनेगा। ठीक है, अब जो एटीपी निकला है वो हमें एनर्जी देने का काम करता है। जो पाइरूवेट है ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस करके कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी यहाँ पर भी रिलीज होगी। कार्बन डाइऑक्साइड तो हम बाहर निकाल देंगे, एक्सहेल कर देंगे, और एटीपी हमारे लिए एनर्जी देने का काम करेगा। अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं, और मतलब तभी कोई वर्क कर रहे हैं, तो ये हमारे बॉडी में, मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमारी बॉडी क्या करती है बेटा? फंक्शन करती है। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या होती है? एरोबिक कैपेसिटी, एरोबिक एक्टिविटी क्या हो जाती है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एबिलिटी टू परफॉर्म, तो एरोबिक कैपेसिटी क्या बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मसल एबिलिटी टू परफॉर्म, मतलब
जब आपको सफिशिएंट ऑक्सीजन मिले, फॉर एग्जांपल आप चल रहे हो तो प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है आपको, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, एब्सेंस नहीं है, तो ऐसे में आपकी मसल्स कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, मतलब कितना आप चल पाओगे, तो कितना मतलब आप एबिलिटी टू रेजिस्ट कितनी रहेगी। और जब बेटा हमारे बॉडी में ये ग्लाइकोजन कम होने लग जाता है, जो हमारा एटीपी के रूप में स्टोर हुआ था, ग्लाइकोजन लेवल कम होने लग जाता है तो हमें फैटीग होने लग जाती है, ठीक है। और अनएरोबिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, जो अनएरोबिक एक्टिविटीज़ हैं उसमें यहाँ पे ये पाइरूवेट नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे पाइरूवेट की जगह लैक्टिक एसिड बनता है। जब जैसे आप रनिंग कर रहे हो तो प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाती, ठीक है। ऑक्सीजन की जब आपको कमी होती है तो आपके सांस चढ़ जाते हैं, तो इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, इसको वैसे तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एक्टिविटीज़ वालों को अनएरोबिक बोला गया, पर फिजिकल एजुकेशन में जैसे आप भाग रहे हो तो इसको अनएरोबिक बोला गया क्योंकि इसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पर बेटा पाइरूवेट नहीं बनते, यहाँ पर आपका लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड जब जनरेट होता है तो वो आपको एनर्जी नहीं देता, वो आपकी मसल्स क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, मतलब एक तरीके से आपको झटके लगते हैं, दौरा सा पड़ता है, तो वो इसी कारण से, वो लैक्टिक एसिड की वजह से है। पर जैसे ही आपको एनर्जी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो पाइरूवेट में चेंज हो जाएगा और बाद में आपको ऑक्सीजन एटीपी के रूप में रिलीज होगा। तो ये एक सिंपल बेसिक चीज़ें थी जो हमने करी हैं। अब हम करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंडोरेंस। इससे आप बेसिकली ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन इनटेक, हमारे लंग्स जितना ऑक्सीजन एक बार में ले सकते हैं उसको ऑक्सीजन इनटेक कहते हैं। अगर हमारी कैपेसिटी अच्छी है ऑक्सीजन इनटेक करने की तो डेफिनेटली क्या होगा बेटा, हमारा सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। फिर है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अगर हमारा ये सिस्टम सारा अच्छा है, आरबीसी और ये सब की इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में अच्छा होगा। और आपको पता है कि एनर्जी तभी रिलीज होगी, ठीक है। ऑक्सीजन एक तो हमने क्या किया, इनटेक लिया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ और ऑक्सीजन अपटेक होता है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ये तो मान लो पूरी ऑक्सीजन लाई है, पर ये सेल की भी तो एक कैपेसिटी है कि वो कितना ऑक्सीजन ले रही है और ग्लूकोज के साथ एनर्जी मतलब रिएक्शन कर रही है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपटेक है जितना आप, फिर उसके बाद है कि आपके एनर्जी रिजर्व्स, जो एनर्जी आपकी मतलब यूज़ नहीं हुई वो आपके ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो गई। तो ये सबकी बॉडी के लिए अलग अलग है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि एक आप भूखे हो और एक दूसरा आपका फ्रेंड भी भूखा है, दोनों के सामने बहुत डिशेज रखी हैं, बहुत अच्छा खाना रखा है, पर बेशक आपको भूख लगी है, पर दोनों की कैपेसिटी, वो 2 ही चपाती खाता है जबकि आपकी डाइट ज़्यादा है, आप 8 चपाती खा जाते हो और भी एक्स्ट्रा डाइट्स आपकी हैं। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों का एनर्जी लेवल भी डिफर करेगा, ग्लाइकोजन लेवल भी डिफर करेगा और दोनों का इंटरनल सिस्टम भी इसमें मेजर करता है कि कितने आरबीसी ने कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिए, कितने आगे अपटेक हुआ, कितना ट्रांसपोर्ट हुआ। ये फिजिकल फिटनेस पर भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। तो सबसे पहले तो मैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंडोरेंस समझाने से पहले आपको एरोबिक आपकी कैपेसिटी समझाई है। एरोबिक कैपेसिटी अच्छी है, इसका मतलब क्या है बेटा, आपका ऑक्सीजन अपटेक इनटेक अच्छा है, मतलब ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहे हो। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छा है, मतलब ब्लड के साथ ऑक्सीजन डिजोल्व होकर अच्छे से सेल के पास जा रही है। सेल का अपटेक अच्छा है कि अच्छे से ऑक्सीजन रिसीव कर रही है। और फिर एनर्जी रिजर्व्स भी है कि एनर्जी के रूप में कई लोग आपने देखा होगा कि ऐसे हैं कि जो अभी अगले टाइम खाना नहीं खाया तो उनकी बॉडी काम करने से मना कर देती है क्योंकि उनमें एनर्जी इतनी स्टोर ही नहीं है। पर कईयों का लेवल बहुत हाई होता है, उनमें एनर्जी रिजर्व्स है। तो बेटा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी भी करता है। बेशक हमारा सिस्टम एक जैसा है, पर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जेनेटिक डिफरेंसेस हम सभी में है। और साथ ही साथ फिटनेस का भी असर पड़ता है कि खिलाड़ियों में ग्लाइकोजन लेवल हाई होता है, मसल्स में ज़्यादा स्टोर करने की कैपेसिटी होती है और कहीं ना कहीं उनकी एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो वो कम थकते हैं, ठीक है। उनमें थकावट का सामना करने की योग्यता, एंडोरेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये इसका फर्स्ट ही पॉइंट था, फिजियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एंडोरेंस। ये कहीं भी बेटा आपको इतना डिटेल में नहीं समझाया गया होगा क्योंकि ये साइंटिफिक टर्म है। मैंने सिर्फ इसलिए आपको समझाया ताकि आप पॉइंट्स को कंसीडर करके क्रैम ना करो और इसको अच्छे से समझो। अब हम और करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। अभी तक जो मैंने बताया बेटा वो उसमें से आपको कुछ भी मतलब एग्ज़ाम में नहीं आएगा, वो आपको सिर्फ समझने के लिए है। क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड्योरेंस। पहला है आपका एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का ये अभी हमने डिस्कस करा है कि जो आपके
जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी तभी आप उसको कर पाओगे। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या करती है? द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल। जो वर्किंग मसल्स हैं बेटा, अगर उन तक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जाएगी तभी वो ढंग से काम करेंगी, तभी आपकी एंड्योरेंस रहेगी, तभी आप थकावट का सामना कर पाओगे। तो अभी जो मैंने अभी आपको सारा समझाया वो सारा आपका क्या था कि कैसे जो हमारे मसल्स हैं उन तक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। तो एरोबिक कैपेसिटी क्या इंश्योर करती है कि द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन एडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये बहुत ज़रूरी है बेटा, कहीं ना कहीं ये जेनेटिक भी है, साथ ही साथ क्या है, इसको आप प्रैक्टिस से इम्प्रूव भी कर सकते हो। इसमें 4 फैक्टर अभी हमने डिस्कस करे थे। ऑक्सीजन इनटेक, आपके लंग्स की कैपेसिटी कि वो कितना ऑक्सीजन ले जाते हैं, ठीक है, तो इसको ऑक्सीजन इनटेक कहा जाएगा। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का मतलब है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड, कि मैंने बता दिया कि जो आरबीसी है, जो आपकी रेड ब्लड सेल है, एक टाइम पर 4 मॉलिक्यूल्स ले सकती है ऑक्सीजन के, तो वो कितनी है, ठीक है ना, सबके इंडिविजुअल की वेरी करेगी, किसी के आरबीसी 2 ही कैरी करेगी, किसी की 1 कैरी करेगी, तो डिफर करता है। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू द वर्किंग मसल। फिर है ऑक्सीजन अपटेक, अब आपके सामने खाना बहुत सा रखा है, पर क्या है, आप कितने आपकी सेल रिसीव करती है, तो उसी प्रकार क्या है, ग्लूकोज के साथ मिलकर ऑक्सीजन सेल रिसीव करेगी, तभी बेटा एटीपी जनरेट होगा, आपका पाइरूवेट बनेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अपटेक का मतलब है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से जितना मतलब ऑक्सीजन आपका एब्जॉर्ब करा जाएगा ना, उसी को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीजन अपटेक। फिर है एनर्जी रिजर्व, हमारी जो मसल्स है, हमारी जो ब्लड है, उसमें ग्लूकोज की फॉर्म में जो ग्लाइकोजन का लेवल होगा और शुगर का लेवल, वो डिसाइड करेगा कि आपको कितनी एनर्जी आपकी स्टोर है। तो ये सारा था आपका एरोबिक कैपेसिटी में आएगा। अगर बेटा एक क्वेश्चन आता है उसमें इनको अलग अलग नहीं पूछा जाएगा, अगर आप ये भी लिख दोगे तो सफिशिएंट है, पर अगर एरोबिक कैपेसिटी पर ही क्वेश्चन आ गया तो आपको इसके यही पॉइंट्स भी लिखने पड़ेंगे। अगर 3 मार्क्स में एरोबिक कैपेसिटी का क्वेश्चन आता है तो आपको ऑक्सीजन इनटेक भी बताना पड़ेगा, जितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं भाई एक बार में। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट मतलब आपका जो ब्लड है कितनी ऑक्सीजन एक टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सकता है लंग्स से लेकर। ऑक्सीजन अपटेक, आपकी सेल्स ब्लड में से कितना ऑक्सीजन अपटेक करती हैं, ठीक है। और एनर्जी रिजर्व क्या है, एनर्जी रिजर्व आपका मसल ग्लाइकोजन और शुगर का लेवल जो ब्लड में है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पे आ जाओ। लैक्टिक एसिड टॉलरेंस क्या कहती है, जब मैंने बताया कि प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आपको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो ऐसे में आपका एटीपी की बजाय पाइरूवेट नहीं बनेगा, उसकी बजाय आपका क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड से आपके जॉइंट्स में, आपकी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाएगा। अब जब आप भागोगे तो डेफिनेटली इम्प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगी, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगी। ऐसे में आप लैक्टिक एसिड टॉलरेंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपकी बॉडी में कैपेबिलिटी है लैक्टिक एसिड को टॉलरेट करने की, तो बेटा आपकी एंड्योरेंस कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर आप लैक्टिक एसिड जनरेट होना शुरू होते ही बेचैन हो जाते हो तो बेटा फिर आप क्या करोगे, रेस को बीच में ही स्टॉप कर दोगे। तो लैक्टिक एसिड टॉलरेंस से भी आपकी क्या है, कैपेसिटी एंड्योरेंस डिपेंड करती है उस पर भी। फिर है मूवमेंट इकोनॉमी। आप एरोप्लेन में जाते हो तो एक इकोनॉमी क्लास है ना, इकोनॉमी का मतलब है यहाँ पे सस्ता, कम खर्चे वाला। कम खर्चे वाला का मतलब है कि आप खेलों में भी कम खर्चा, मूवमेंट्स को कम खर्च करना है, उससे आप अपनी एनर्जी सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक स्विमर है, अगर वो ठीक से कुछ स्ट्रेटजीज बनाकर स्विमिंग करेगा तो 20-30% एनर्जी को वो सेव कर सकता है। उसी प्रकार एक रनर है जो वो दौड़ते टाइम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का ध्यान रखेगा तो भी वो भी अपनी एनर्जी को सेव कर सकता है। तो यहाँ पर बेटा इसमें आपको मूवमेंट इकोनॉमी में बताना है कि प्रॉपर टेक्निक्स यूज करते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी, जिससे अपनी मूवमेंट्स को इकोनॉमिक मैनर से कर सकें और क्या कर सकें, वो भी अगर बेटा आपने अपनी एनर्जी सेव कर ली तो वो भी क्या है, आपको लंबे समय तक काम करने की एनर्जी देगी, तो एंड्योरेंस क्या होगी, उनकी ज़्यादा होगी। फिर मसल कंपोजिशन, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मसल्स 2 टाइप के फाइबर की बनी हुई है, एक फास्ट ट्विच फाइबर, एक स्लो ट्विच फाइबर है। फास्ट ट्विच फाइबर जिसकी बॉडी में ज़्यादा होता है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और स्लो ट्विच फाइबर है ये आपकी क्या है, एंड्योरेंस को डिसाइड करता है, ये बेस्ट है एंड्योरेंस के लिए। अगर स्लो ट्विच फाइबर है तो एंड्योरेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी।
ये जो फैक्टर है ये 90% जेनेटिकली है, पर एक्सरसाइज से भी कुछ लेवल तक इम्प्रूव किया जा सकता है। तो एक बार देखते हैं कि ये पहला है एरोबिक कैपेसिटी की प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए मसल्स को। सेकंड है लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, अगर लैक्टिक एसिड को आपकी बॉडी टॉलरेट कर पाती है तो बेटा आपकी एंडोरेंस ज़्यादा होगी। मूवमेंट इकोनॉमी, अगर आप सिस्टम से काम करते हो, अगर सिस्टमेटिक मैनर से टेक्निक से काम करोगे तो कम खर्च होगा एनर्जी का, और कम खर्च से वो एनर्जी कहीं और आपकी यूज़ हो जाएगी, आप एंडोरेंस क्या होगी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटिग बढ़ेगी। उसके बाद है मसल कंपोजिशन, तो मसल्स में अगर आपका फ्लोटेज फाइबर ज़्यादा है तो आपकी एंडोरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो बेटा ये पूरा क्वेश्चन था, आई होप यू विल गेट ऑल द पॉइंट्स। इसको 2 बार देखिए, ध्यान से सुनिए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू आंसर।